चलिए दोस्तों, रेडी हो जाइए। रेडी हो गए? बजट पढ़ रहे नहीं? बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो अब तक बजट को समझे ना? अब तक क्या समझे कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप अनुच्छेद 112 के तहत केंद्र सरकार एवं अनुच्छेद 202 के तहत राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष आय और व्यय का विवरण संसद एवं विधानसभा में रखना पड़ता है, जिसे हम बजट कहते हैं। बजट प्रति वर्ष पेश किया जाता है। बजट के दो भाग होते हैं, राजस्व बजट और, जिसको आप पूरी तरह से समझ चुके हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप देखें कि 3 प्रकार के बजट होता है। आय और व्यय के अनुसार 3 प्रकार के बजट होते हैं: संतुलित बजट, घाटे का बजट और बचत का बजट। तीनों प्रकार के बजट में एक विकासशील और अर्ध विकसित राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट सबसे बेहतर होता है। तो अधिकांश स्थितियों में भारत जैसे देश में घाटे के बजट ही पेश किए जाते हैं, अर्थात सरकार को जितना इनकम होता है उससे ज़्यादा वे अपने जनता पर खर्च करती है। तो घाटे का बजट होता है, तो घाटे के लिए पैसों की व्यवस्था करना पड़ता है, जो 3 तरह से होता है: विदेश से ऋण लेकर, देश के अंदर ऋण लेकर और फिर आरबीआई से ऋण लेकर। सरकार बजट घाटे को पूरा करने के लिए ज्यादातर विदेश से या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था से ऋण लेना चाहती है, क्योंकि देश में सरकार ऋण नहीं लेती है। देश के लोगों से अगर सरकार ऋण लेगा तो फिर जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसको पैसा उपलब्ध नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि खर्चा करने के लिए लोगों के बचत को सारा सरकार ही यूज करने लगेगा, तो शेयर मार्केट में लोग कंपनियों के शेयर में निवेश कर पाएंगे? कंपनियों को पैसा उगाही हो पाएगा? तो सरकार आंतरिक ऋण लेना नहीं चाहती है। आंतरिक ऋण जो है सरकार सोचता है कि ये प्राइवेट सेक्टर को उपलब्ध हो जाएगा, जिससे वो ग्रो करेंगे। सरकार विदेशों से ऋण लेती है, आरबीआई से ऋण लेती है। उसके बाद आप बोले कि एक घाटे को पूरा करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया है, अतिरिक्त नोट छाप देना, जिसे कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। जब घाटे की भरपाई अतिरिक्त नोटों को छाप कर किया जाए तो उसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था लाभदायक भी होते हैं, लेकिन अगर कंट्रोल ना हो तो वो हानिकर भी सिद्ध होते हैं अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है। घाटे की वित्त व्यवस्था हो चुका था। अब उसके बाद जो सरकार के द्वारा जो बजट पेश किए जाते हैं, ठीक है, वो बजट कई प्रकार के हो सकते हैं। एक समान मद बजट, निष्पादन बजट, आउटकम बजट, ठीक है, शून्य आधारित बजट और जेंडर बजटिंग। एक समान मद बजट काफी बेकार बजट है, उस तरह का बजट अब भारत में पेश नहीं होता है। भारत में अब जो है निष्पादन आउटकम बजट पेश होता है, जो 2007-8 से हो रहा है लगातार। कभी कभी जब बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार का शिकार हो जाए देश, तो शून्य आधारित बजट पेश करना काफी उपयुक्त होता है। भारत में कभी कभी शून्य आधारित बजट भी पेश किए जाते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में, ठीक है। लेकिन मेनली रूप से भारत की जो बजट प्रक्रिया है वो निष्पादन और आउटकम बजट जैसा है। वो कैसा है दोस्तों? निष्पादन और आउटकम बजट जैसा है। अब हम एक एक्ट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। उस एक्ट से पहले आप समय याद कीजिए 1990 का, ठीक है। 1990 वो वर्ष है जब भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। सरकार अपने पैसे को सरकार के जो खाते होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पढ़े थे। समेकित या संचित निधि, लोक लेखा या सार्वजनिक खाता, और तीसरा आकस्मिक निधि। तो 1990 में भारत में बहुत ही मुश्किल दौर से अर्थव्यवस्था गुजरने लगा था। 1990 में भारत की अर्थव्यवस्था
का एकदम खास्ता हाल हो चुका था दोस्तों। सरकार के पास कर्जों का बोझ आ गया था, सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे, अतिरिक्त नोट छापकर सरकार खर्च नहीं कर सकती थी, अर्थव्यवस्था की वो स्थिति हो गया था। कहने का मतलब 1990 में भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई थी। क्यों? तो घाटे बहुत ज्यादा हो गए थे, इतने ज्यादा कि उसका भरपाई करना संभव नहीं था, इतने ज्यादा घाटे हो गए थे। ऐसा दौर आया कि हमने आरबीआई के पास जो सोना रखा हुआ था उस सोना को ब्रिटेन के केंद्रीय बैंक के पास गिरवी रखना पड़ा, ताकि उनसे हम कुछ विदेशी मुद्रा लेकर के पेट्रोलियम का आयात कर सके। यह स्थिति हो चुकी थी कब? 1900। क्यों? तो घाटे का लगातार बढ़ते जाना। आप पढ़ा है 3 प्रकार का घाटा, राजस्व घाटा, राजकोष के घाटा और प्राथमिक घाटा। 1990 तक, आजादी के बाद 1990 तक घाटे बढ़ते 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 इतना हो गया कि 1990 में भारत कंगाली की तरफ आ गया दोस्तों। संचित निधि सरकार का पूरी तरह से खाली, स्थिति यह कि सोना तक को गिरवी रखना पड़ा। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। तब मोर्चा संभाले वर्तमान के पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में जो वित्त सचिव थे, ठीक है, वे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त सचिव बनाए गए थे। ठीक है, वे आईएएस अफसर नहीं थे। ठीक है, सचिव बनते हैं कौन? आईएएस रैंक के जो अधिकारी होते हैं वही लास्ट में क्या बनते हैं? सचिव बनते हैं। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह इतने बड़े अर्थशास्त्री थे कि डायरेक्ट उनको सचिव पोस्ट पर लाया गया, ताकि देश की अर्थव्यवस्था जो एक तरह से चरमरा गई थी, डूब गई थी, उसको किसी तरह ऊपर उठाया जा सके। तो उसके बाद 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ही नई आर्थिक नीति लागू की गई। नई आर्थिक नीति लागू की गई और इस आर्थिक नीति में 3 चीज लागू किया दोस्तों। एक आपका क्या? निजीकरण, दूसरा उदारीकरण और तीसरा वैश्वीकरण। तीसरा क्या? ये 3 बातें नई आर्थिक नीति जो कब लागू हुई थी? 1991 में। 1990 में भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी तरह से चरमरा जाने के बाद वित्त सचिव, तत्कालीन वित्त सचिव डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत सरकार जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उन्होंने नई आर्थिक नीति पेश की और नई आर्थिक नीति के तहत उन्होंने निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। निजीकरण का मतलब हुआ कि जो सरकारी कंपनी घाटे में चल रहा है उसको निजी हाथ में सौंप देना। ठीक है, लेकिन निजीकरण का यह अर्थ नहीं था कि जो लाभ में, प्रॉफिट में चल रहा है उसको भी निजी हाथ में दे देना, ऐसा नहीं था निजीकरण का मतलब। दूसरा उदारीकरण। उदारीकरण क्या था कि 1991 से पहले किसी भी प्रकार का कंपनी खोलने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। आप लाइसेंस लेकर ही कोई कंपनी खोल सकते थे। 1991 में लाइसेंस राज की पूरी तरह से क्या हो गई? समाप्ति हो गई। अब जिसको जो मन है कोई भी कंपनी खोल करके प्रोडक्शन कर सकता है, लाइसेंस लेने की कोई जरूरी नहीं है। वर्तमान समय में 5 ही ऐसे क्षेत्र है, जैसे विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए, तंबाकू उत्पाद, अल्कोहल पेय पदार्थ की कंपनी खोलना है तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए, बाकी किसी कंपनी के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। तो लाइसेंस राज की समाप्ति ही क्या कहलाता है? उदारीकरण। अब वैश्वीकरण का मतलब क्या था कि 1991 से पहले विदेशी कंपनी का भारत में आगमन सुनिश्चित नहीं था। कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आकर अपना कंपनी नहीं खोल सकता था। लेकिन 1991 में वैश्वीकरण लागू कर दिया कि नहीं, विदेशी कंपनी आकर भी भारत में अपना कारोबार कर सकती है। लेकिन 1991 से पहले ये विदेशी कंपनी को ये क्षमता नहीं दी थी भारत सरकार। कोई भी विदेशी कंपनी 1991 से पहले भारत में आकर के कोई व्यापार नहीं कर सकता था। तो अत्यधिक बजट घाटे के कारण 1990 में भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। हालत यह थी कि पेट्रोलियम आयात करने के लिए भारत के सोने को विदेश के केंद्रीय बैंकों में गिरवी रखना पड़ा।
फलस्वरूप 1991 में भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति लागू की, तब जाकर देश पटरी पर आया। और चूंकि 1990 में जो अर्थव्यवस्था वो चरमराई थी, उसका सबसे मेन रीजन था बजट घाटे का लगातार बढ़ते जाना। तो 1991 में जो आर्थिक नीति लागू की, तो 1991 में नई आर्थिक नीति लागू करने के साथ साथ सरकार ने बजट के विषय में भी कुछ रणनीतियां बनाई। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे कि 1991 में जब सरकार ने नई आर्थिक नीति लागू करके अर्थव्यवस्था को बचाने का प्रयास किया, तो उस समय सरकार बजट के संदर्भ में भी कुछ विशेष व्यवस्था को अपनाने की घोषणा की। वो विशेष व्यवस्था थी कि सरकार 1991 में यह तय कर किया कि राजस्व घाटा, ठीक है, राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा को क्या करना है, निम्न करना है, यानी कम से कम करना है। यह पहला लक्ष्य बनाया गया। बात पूरी हमारी आप समझे कि नहीं समझे? 1990 में भारतीय अर्थव्यवस्था क्या हो चुकी थी? उसका कारण था राजस्व और राजकोषीय घाटा का बहुत बढ़ जाना, और स्थिति यह होगी कि सोना भी बाहर जाकर गिरवी रखना पड़ा। यह स्थिति हो गई थी। फिर 1991 में नई आर्थिक नीति लागू की गई, निजीकरण उदारीकरण और नई आर्थिक नीति लागू करने के साथ साथ भारत सरकार ने बजट के संदर्भ में भी कुछ रणनीतियां तय कर दी। और बजट के संबंध में जो रणनीतियां तय की, उसमें पहला था कि राजस्व घाटा और राजकोष के घाटा को क्या करना, निम्न करना। उसके बाद व्यय, यानी कि सरकार द्वारा, ठीक है, व्यय का चुनाव प्राथमिकता के आधार पर तय करना, प्राथमिकता के आधार पर तय करना तथा उसके परिणाम को सुनिश्चित करना। मतलब सरकार यह निर्णय लिया कि अब जो हम खर्च करेंगे, तो सबसे पहले उस खर्च की हम प्राथमिकता देखेंगे कि क्या सच में यह खर्च जरूरी है, यानी कि जो गैर जरूरी कार्य है उसमें सरकार अब खर्च नहीं करेगी। और सरकार खर्च करेगी तो यह भी ध्यान रखेगा कि खर्च करने का परिणाम जल्दी प्राप्त हो। ठीक है, एक ये निर्णय लिया। तीसरा निर्णय लिया कर की दर को निम्न कर आधार को बढ़ाना। कर की दर को निम्न कर आधार को बढ़ाना। कर की दर को निम्न कर आधार को बढ़ाना। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? नई आर्थिक नीति लागू करने के साथ साथ सरकार ने बजट के संदर्भ में भी कुछ रणनीति फिक्स की कि पहला रणनीति कि हमें राजस्व एवं राजकोष के घाटा को क्या कर देना है, कम से कम कर देना है। खर्च प्राथमिकताओं के आधार पर करना है, ऐसे जगह खर्च नहीं करना है जो जरूरी नहीं है, केवल जरूरी कार्यों में ही पैसा खर्च करना है। और तीसरा, कर के दर को निम्न कर आधार को। अब कर की दर को निम्न कर आधार को बढ़ाने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि कर देने की जो शर्तें हैं उसको इस तरह से बनाना कि अधिक से अधिक लोग कर देने के लायक हो जाए। ऐसा नहीं कि कुछ ही व्यक्ति पर कर लगाए और ज्यादा रेट से लगाए। कर की दर को कम करना है, लेकिन कर लेने वालों की संख्या को क्या कर देना है, बढ़ा देना। कर की दर को कम कर देना है, लेकिन कर देने वाले संख्या को क्या कर देना है, यानी कर के दर को निम्न करके कर आधार को बढ़ाना। मतलब एक ऐसी टैक्स पॉलिसी लाया जाए जिसके अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो जाए। और ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होकर थोड़ा थोड़ा ही टैक्स देगा तो बहुत ज्यादा होगा कि नहीं होगा?
तो कुछ व्यक्तियों से ज्यादा टैक्स वसूलने का मतलब है कि ज्यादा व्यक्तियों से कम कम टैक्स वसूला जाए। यह रणनीति तय की गई 1991 में नई आर्थिक नीति लागू करने के बाद। कौन कौन से लक्ष्य तय हुआ समझ गए ना। लेकिन यह नीति तय होगी, सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस रणनीति को लागू करने के लिए सरकार के ऊपर कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी। 1991 में जो बजट के संबंध में ये निर्णय लिए गए, ये निर्णय तो बहुत अच्छे थे, लेकिन सरकार ने कभी इस ओर ध्यान दिया ही नहीं। ध्यान न देने के दूसरे कारण थे कि इसके लिए यानी कि यह नीति को या रणनीति को लागू करने के लिए सरकार के पास कोई बाध्यता नहीं थी। आखिर 1991 में बजट के संदर्भ में जो रणनीतियां लागू की गई कि हमें राजस्व और राजकोष के घाटे को कम से कम करना है, व्यय को प्राथमिकता के आधार पर चयन करके उसके परिणाम को सुनिश्चित करना है, कर के दर को कम करके कर आधार को बढ़ाना है और कर के चोरी को रोकना है। इस व्यवस्था को कानूनी मान्यता मिल सके और सरकार इस रणनीति को लागू करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो, इसके लिए एक एक्ट पारित किया संसद ने, और वह एक्ट पारित हुआ 26 अगस्त 2004 को और 26 अगस्त 2003 को। उसका नाम था फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ठीक है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट पारित किया गया। कब? 26 अगस्त 2003 को पारित किया गया। कब पारित किया गया? और ये एक्ट इसलिए पारित किया गया कि ताकि 1991 में बजट के संदर्भ में जो रणनीति फिक्स की थी भारत सरकार ने, वह रणनीति को अनिवार्य रूप से सरकार लागू करे, इसलिए यह एक्ट पारित किया गया। आगे चलकर 5 जुलाई 2004 को, ठीक है, 5 जुलाई 2004 को यह एक्ट जो है 5 जुलाई 2004 को यह एक्ट क्या हो गया? लागू हो गया। तो बजट में राजस्व और राजकोष के घाटे को कम करने की जो रणनीति नई आर्थिक नीति लागू करने के साथ बनाई गई थी, उस रणनीति पर कभी काम नहीं किया सरकार। क्यों नहीं काम किया? तो उसको लागू करने के लिए कोई कानूनी बाध्यता सरकार पर नहीं थी। कानूनी बाध्यता बने कि ताकि सरकार राजस्व और राजकोष के घाटा को कम से कम करे, राजकोष के घाटा को कम से कम करे, इसके लिए फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट पारित किया सरकार ने। क्या? 26 अगस्त 2003 को। और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट लागू कब हुआ? अब इसमें क्या क्या प्रावधान थे? सारे प्रावधान आपके नोट में दिए हुए थे। पहला प्रावधान यही था कि 31 मार्च 2008 तक राजस्व घाटे को शून्य कर देना। 31 मार्च 2008 तक राजस्व घाटे को शून्य करना था, जो हो नहीं पाया, और आगे 1 साल के लिए क्या किया गया? बढ़ाया गया। दूसरा यह था कि सरकार यह करेगी कि राजस्व घाटे में प्रतिवर्ष 0.5 और राजकोष के घाटा में प्रतिवर्ष 0.3% की कमी लाएगी प्रतिवर्ष। तीसरी बात थी कि राजस्व और राजकोष के घाटे में वृद्धि तभी होगा जब देश में कभी आपातकाल लग जाए या राष्ट्रीय आपदा की विषय आ जाए या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो, तो उसी समय राजस्व और राजकोष के घाटा बढ़ सकता था, अन्यथा नहीं। चौथी बात यह बनाई कि सरकार आरबीआई से केवल आर्थों पर ऋण लेगी, अतिरिक्त ऋण नहीं लेगी। मतलब घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए नोट छापकर ऋण नहीं लेगी सरकार आरबीआई से। और उसके बाद यह फैसला किया गया कि
इस एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि सरकार बजट पेश करते समय 3 अतिरिक्त डॉक्यूमेंट पेश करेगा। 3 अतिरिक्त डॉक्यूमेंट क्या है देखिए, राजकोष के नीति रणनीति विवरण या विवरण की जगह वक्तव्य लिखा हुआ है नोट में। तीसरा, मध्य अवधि राजकोष के नीति वक्तव्य, समष्टीय अर्थशास्त्रीय विवरण वक्तव्य या समष्टीय अर्थशास्त्री रूपरेखा विवरण या समष्टीय अर्थशास्त्री रूपरेखा वक्तव्य। तो 3 अतिरिक्त डॉक्यूमेंट बजट के साथ पेश करने की बात की गई। और इस एक्ट में यह भी व्यवस्था की गई कि भारत सरकार जो बजट पारित करती है, वित्त मंत्रालय के तहत जो बजट पेश किया जाता है, उस बजट का प्रत्येक 3 माह बाद संसद क्या करेगी, जांच करेगी। त्रैमासिक रूप से जांच की जाएगी। तो बजट में राजस्व और राजकोष के घाटा कम से कम हो, इसके लिए रणनीति तो नई आर्थिक नीति जब 1991 में लागू हो गई, उसी समय सरकार ने यह तय किया था। लेकिन उन्होंने राजस्व और राजकोष के घाटे को कम नहीं कर पाया, क्योंकि कम करने के लिए कोई कानूनी बाध्यता सरकार के ऊपर नहीं थी। राजकोष के और राजस्व घाटा में राजकोष के घाटा को कम से कम करे सरकार, इसके लिए कानूनी बाध्यता सरकार के ऊपर हो, इसी के लिए एक्ट पारित किया गया। कौन? FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट में। एक जगह गलती लिखा हुआ FRBM की जगह, देखे हैं? हाँ, तो वहां FRBM कर लीजिएगा। हालांकि उसका मीनिंग ब्रैकेट में सही लिखा हुआ है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट सरकार क्यों पारित किया? क्योंकि सरकार ये एक्ट इसलिए पारित किया कि सरकार राजस्व और राजकोष के घाटा को कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य बन सके, जो उससे पहले नहीं था। दोस्तों, क्लियर हो गया? लेकिन नई सरकार ने 2016-17 में एक नई कमेटी गठित की, ठीक है। नई कमेटी का रिपोर्ट ये आया है कि इस एक्ट को समाप्त करके नया एक्ट लाया जा सके। ये बात लिख लीजिए। 2016-17 में फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट की जांच करने के लिए NK सिंह की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय टीम गठित की गई। क्या? पहले सुन लीजिए, सारा बात लिखा हुआ है, सारा बात लिखा हुआ है ना। अंत में यह लिखा है कि इसका रिपोर्ट आना बाकी है। अब रिपोर्ट आ गया है। रिपोर्ट यह है कि इस एक्ट को समाप्त करके नया एक्ट लाया जाए। बस इतना बात लिख लीजिए। पहले सुन लीजिए। हम बार बार कहते पहले सुनिए तब लिखिए, और सुनकर लिखने का कैपेसिटी नहीं है तो कैसे नौकरी होगा? आए बार बार बोलते मनोहर पोथी जैसी ये नहीं राम जाता है, सर पुनमिनम लगा दे। यस, क्या हम बता रहे थे, एक बार पुनः सुनने की कोशिश कीजिए। बता रहे थे कि ये जो एक्ट है इसके प्रमुख प्रावधान देख ही लिए। प्रमुख प्रावधान क्या था कि 31 मार्च 2008 तक राजस्व घाटे को 0 कर देना है, जो हो नहीं पाया। 1 साल के लिए बढ़ाया भी गया, फिर भी नहीं हो पाया। वर्तमान में भी राजस्व घाटा 0। दूसरी बात थी कि राजस्व घाटा को हर साल 0.5% राजकोष के घाटा को 0.3% घटाना था प्रत्येक वर्ष, वो भी नहीं हो पाया। फिर था कि राजस्व और राजकोष के घाटा केवल कुछ विशेष परिस्थिति में बढ़ सकता है। राष्ट्रीय आपदा के समय, युद्ध हो जाए उस समय, अर्थव्यवस्था चरमरा रह जाए उस समय, विशेष परिस्थिति में। फिर था कि सरकार RBI से आर्थोपा ऋण के लिए अतिरिक्त कोई ऋण नहीं लेगा। उसके बाद कुछ 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट सरकार पेश करने के लिए कहा गया बजट के साथ।
तो जो भी प्रावधान थे वे प्रावधान कानूनी बाध्यता होने के बाद भी सरकार लागू नहीं कर पाई। तो 2016-17 में जब एनडीए का सरकार बना, 2014 में ही बन गया था, तो 2016-17 में एनडीए सरकार ने एफआरबीएम एक्ट को नए सिरे से लागू करने के लिए एक कमेटी गठित की। कमेटी के अध्यक्ष थे एनके सिंह। कौन थे? एनके सिंह लगाकर कुल 5 सदस्य थे, 4 और सदस्य थे, जिसमें उस समय के गवर्नर उर्जित पटेल वो भी इसके सदस्य थे। और वो उन्होंने अपना रिपोर्ट कब पेश किया? 2017 में रिपोर्ट पेश कर दिया। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि एफआरबीएम एक्ट की समाप्ति कर दिया जाए और इसके जगह नया एक्ट लाया जाए। रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि एफआरबीएम एक्ट को क्या कर दिया जाए, इसके जगह नया एक्ट लाया जाए। यही रिपोर्ट कर रहा है और यही करेगी सरकार, क्योंकि नहीं, जो सरकार एनडीए की सरकार है उसको कांग्रेस का सारा एक्ट गड़बड़ लगता है। ठीक है, तब सरकार इस एक्ट को खत्म करेगा। लेकिन फिलहाल आप ये याद रखिए कि 16-17 में जो कमेटी बनी उस कमेटी का सुझाव है एफआरबीएम एक्ट को समाप्त करके उसके जगह नए एक्ट को लाया जाए। कोई दिक्कत? बात को समझ गए ना? कोई दिक्कत रही ना? तो नया एक्ट लाया जाएगा, उसमें क्या प्रावधान होंगे ये आने के बाद हम देखेंगे। लेकिन एफआरबीएम एक्ट को जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि यह पहला एक्ट है जो सरकार को बजट के संबंध में कोई कानूनी बाध्यता, बजट के संबंध में सरकार के ऊपर कोई कानूनी बाध्यता बनाता है। नहीं तो बजट बनाने को लेकर सरकार के ऊपर कोई ज्यादा कानूनी बाध्यता नहीं, तो वह किसी भी तरह बजट बना देता था। लेकिन यह एक्ट एफआरबीएम एक्ट जो है यह सरकार के ऊपर कानूनी बाध्यता बनाता है। दोस्तों क्लियर हो गया? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए गोल्डन रूल। गोल्डन, सबसे पहले परीक्षा में पूछ सकता है गोल्डन रूल का संबंध किससे है? तो बजट से, या आप कह सकते हैं सरकार के राजकोष के नीति से। गोल्डन रूल का संबंध किससे है दोस्तों? बजट से या राजकोष के नीति से। बजट से या राजकोष के नीति से। अब बजट से अथवा राजकोष के नीति से संबंधित यह गोल्डन रूल क्या कहता है? बजट और राजकोष के नीति से संबंधित गोल्डन रूल यह कहता है कि सरकार केवल ऋण तब ले जब उन्हें क्या करना हो, निवेश करना हो, अर्थात कैसा व्यय करना हो, पूंजीगत व्यय करना हो, अर्थात कैसा व्यय करना हो। यानी गोल्डन रूल का मतलब है, देखिए सरकार के जो खर्च होते हैं उसे हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं? 2 प्रकार के, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। गोल्डन रूल ये कहता है कि सरकार अपने राजस्व व्यय के लिए किसी भी प्रकार का ऋण, केवल किसके लिए ऋण ले? पूंजीगत व्यय के लिए। बजट अथवा राजकोष के नीति के संबंध में गोल्डन रूल का आशय यह है कि सरकार केवल निवेश करने के लिए ऋण ले, अर्थात सरकार राजस्व व्यय के लिए ऋण न ले, केवल किस व्यय को पूरा करने के लिए ऋण ले? पूंजीगत व्यय करने के लिए। और राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय क्या है आप समझ ही गए हैं? राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है ब्याज का भुगतान आता है, वेतन पेंशन आता है, सब्सिडी आता है, आर्थिक सहायता हुई सब्सिडी हो गया, रक्षा सुरक्षा पर जो खर्च होता है वो आता है। तो इन सब के लिए सरकार व्यय न ले। गोल्डन रूल यह कहता है कि सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन पेंशन देने के लिए ऋण न ले। गोल्डन रूल यह कहता है कि सरकार को अपने नागरिकों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए ऋण न ले।
सरकार ऋण ले तो वे ऋण का अर्थव्यवस्था में निवेश करे, अर्थात वह पूंजीगत व्यय के लिए ही ऋण ले, राजस्व व्यय के लिए ना ले। तो ऐसा रूल जो ये बतलाता हो कि सरकार ऋण राजस्व व्यय के लिए नहीं बल्कि पूंजीगत व्यय के लिए ले, वह रूल क्या कहलाता है? तो इतना ही पूछ सकता है। गोल्डन रूल का संबंध किससे है दोस्तों? गोल्डन रूल सरकार को क्या आदेश देता है? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? समझ गए ना गोल्डन रूल? गोल्डन रूल में कोई दिक्कत? आइए दोस्तों बजट अब पढ़ते हैं कि सरकार कैसे बजट बनाकर उसे लागू करती है। सरकार कैसे बजट बनाकर उसे लागू करती है, इस बात को समझना है। सबसे पहले जानिए कि बजट जो है भारत में बजट 5 चरणों में जाकर संपन्न होता है। कितने चरणों में? 5 चरणों में। भारत में बजट पूरी तरह से लागू होने के लिए कितने चरणों से गुजरना पड़ता है? 5 चरणों में। पहला चरण होता है क्या? बजट। पहले चरण में सबसे पहले सरकार बजट को क्या करती है? फिर दूसरे चरण में बजट का क्या होता है? दूसरे चरण में होता है बजट का वैधानिकरण होने का मतलब बजट कहां से पास होना चाहिए? संसद से पास होना चाहिए। तीसरा चरण है बजट का क्रियान्वयन। बजट का क्रियान्वयन। अब बजट का क्रियान्वयन कौन करता है? सरकार जो है सत्ता में है। दूसरा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा जिसको कैग कहते हैं। कैग के द्वारा बजट की क्या की जाती है? ऑडिट की जाती है। बजट की क्या किया जाता है? ऑडिट। की बजट में आय और व्यय सही है कि गलती फलती सब कुछ लिख दिया गया है। और 5वां बजट की संसदीय जांच। 5वां बजट की संसदीय। तो एक पूरे बजट को कितने चरणों से गुजरना पड़ता है? 5 चरण में। सरकार जो वैसे बजट का जिक्र हमारे संविधान में नहीं है। बजट के जगह किस शब्द का जिक्र है? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो सरकार जो बजट बनाकर उसे लागू करती है तो वो कुल मिलाकर 5 चरणों से गुजरती है। सबसे पहले सरकार बजट तैयार करता है यानी बजट बनाता है, फिर उसे संसद में पास करवाता है, फिर उसका देश में क्रियान्वयन करता है। अब बाद में क्रियान्वयन हो जाने के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पर्याय पॉलिटी में एक संवैधानिक संस्था के रूप में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा है जो उस बजट की क्या करता है? ऑडिट करता है। बजट का ऑडिट करने का मतलब सरकार जो खर्च कर रही है सही खर्च कर रही है कि नहीं कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि खर्च है 16 करोड़ का, सरकार कर रही है 50 करोड़ खर्च। यही सब जांच करता है। तो ऑडिट करने का मतलब सरकार के आय और व्यय की जांच करना कि सरकार जो आय दिखा रहा है बजट में, ठीक है, वो सही है कि नहीं। सरकार जो व्यय दिखा रहा है बजट में वो सही है कि नहीं सही। इसी का मतलब क्या हो गया? ऑडिट करना। और उसके बाद बजट की फिर से जांच की जाता है किसमें? संसद में। संसद में कई समितियां होती है, जैसे लोक लेखा समिति का नाम जानते होंगे, प्राकलन समिति का नाम जानते होंगे। ये सब समिति बजट की क्या करते रहती है? जांच करती रहती है। तो बजट को कुल कितने चरणों से गुजरना होता है? भारत में बजट को कुल कितने चरणों से? 5 चरणों से गुजरना रहता है। पहला चरण क्या है? दूसरा चरण क्या है? बजट का वैधानिकरण का मतलब किया संसद में बजट की स्वीकृति। संसद में बजट संसद से पास होने के बाद उसका क्या होता है? क्रियान्वयन। फिर उसके बाद बजट का कौन जांच करता है? कैग बजट का ऑडिट करता है कि सरकार जो आय दिखा रही है, जो सरकार व्यय दिखा रही है, क्या वो सही दिखा रही है कि नहीं। उसके बाद संसद में कई समितियां होते हैं जो बजट की क्या करते रहती है? जांच करती रहती है कि सरकार आय व्यय सही तरीके से कर रही है या नहीं कर रही। तो इन 5 चरण को देखना है अच्छी तरह से। आइए सबसे पहले हम आते हैं कि बजट बनता
कैसे है। समझ गए ना बजट कैसे कैसे पूरा हुआ। पहला चरण बजट बनाना। सभी विभागों के बजट बनाने का दायित्व किस पर है? वित्त मंत्रालय पर है। कब है दोस्तों? वित्त मंत्रालय। बजट बनाने का कार्य कौन मंत्रालय करता है? वित्त मंत्रालय करता है। अब वित्त मंत्रालय क्या करता है? वित्त मंत्रालय जो है सभी मंत्रालय को सितंबर महीने में फोन, पत्र या अन्य माध्यम से, ठीक है, वित्त मंत्रालय सितंबर माह में, किस माह में? प्रत्येक वर्ष के सितंबर माह में फोन, पत्र या अन्य माध्यम से विभिन्न विभाग को, ठीक है, विभिन्न विभाग को सूचना भेजता है। विभिन्न विभाग को क्या भेजता है? कि वे अपने आय और व्यय का ब्यौरा हमारे पास भेज दे, ठीक है। तो वित्त मंत्रालय, ढेर सारे मंत्रालय, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, ढेर सारे मंत्रालय होते हैं कि नहीं? तो सभी मंत्रालय को वित्त मंत्रालय के तरफ से फोन जाएगा। किस महीना? फोन नहीं जाएगा तो चिट्ठी जाएगा, चिट्ठी नहीं जाएगा तो ईमेल जाएगा, ईमेल नहीं जाएगा तो कोई और माध्यम हो सकती है, ठीक है। तो भिन्न भिन्न माध्यमों से वित्त मंत्रालय सभी विभाग को सितंबर महीने में फोन कर दिया कि आपका जितना इनकम है और आपको जितना खर्च है वह रेडी करके हमें भेज दीजिए। और ये रेडी करके दोस्तों भेज दिया जाता है नवंबर और दिसंबर महीने में, ठीक है। सभी विभाग अपने आय और व्यय के ब्यौरे, मुख्य रूप से आय के नहीं, किसके ब्यौरे? व्यय के ब्यौरे, ठीक है। मुख्य रूप से मतलब आय और व्यय दोनों का जिक्र आता है, लेकिन ज्यादातर व्यय का जिक्र आता है। अब सभी विभाग को जो फोन गया, सभी विभाग नवंबर दिसंबर महीनों में अपने आय व्यय का ब्यौरा किसको भेज दिया? वित्त मंत्रालय। और नवंबर दिसंबर से ही शुरू हो जाती है बजट बनाने की प्रक्रिया। अब सब विभाग का आय व्यय आ गया, अब सब विभाग का आय व्यय आ गया। रेलवे मंत्रालय भी अब बजट में शामिल हो गया। सब विभाग के साथ साथ रेलवे विभाग का भी आय व्यय का ब्यौरा आ गया। जैसे ही नवंबर दिसंबर में सारे मंत्रालयों के आय व्यय का ब्यौरा आ जाता है, तब वित्त मंत्रालय बजट बनाने की प्रक्रिया की क्या करती है? शुरुआत करती है। बजट बनाने की शुरुआत हो गया। शुरुआत में वित्त मंत्रालय जो है किसी के मांग को कम कर सकता है, किसी के मांग को ज्यादा कर सकता है, यानी कि जो ब्यौरा आया है उसमें वित्त मंत्रालय संशोधन कर सकता है। और वित्त मंत्रालय बजट बनाते समय यानी नवंबर दिसंबर में आय व्यय या जो भी मांग है विभिन्न विभागों की, वो सारी सूचना तो नवंबर दिसंबर में आ गई है। वो सारी सूचना वित्त मंत्रालय के जो वित्त मंत्री है प्रधानमंत्री को जाकर बनाते हैं। फिर प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और मंत्री परिषद के जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं वे आपस में मीटिंग करके फिर बजट में जो कभी कम करना है, बढ़ाना करना है, वो सब तैयार करके लगभग फरवरी महीने तक बजट को क्या कर देता है? फाइनल कर देता है। फरवरी महीने तक बजट बनाकर क्या हो गया? फाइनल हो गया। और बजट बनाते समय वित्त मंत्रालय को यह पूरी शक्ति है कि वह किसी के मांग को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है, किसी के मांग को किसी के मांग को किसी अन्य मांग में सम्मिलित कर सकता है। तो जब सारा नवंबर दिसंबर में आ जाता है तब मतलब सारे विभाग के आय व्यय के ब्यौरे और मांग के ब्यौरे नवंबर दिसंबर में वित्त मंत्रालय को आ जाता है, तब वित्त मंत्रालय बजट बनाने की शुरुआत कर देता है। और वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री की सलाह मशविरा से एवं मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों के सलाह मशविरा से विभिन्न प्रकार के मांगों में कमी कर सकती है, मांगों को किसी अन्य मांग में समाहित कर सकती है, मांग को निरस्त भी कर सकती है। सीधा समझिए ना, प्रधानमंत्री जो चाहेंगे वही होगा। बजट फाइनल बन के तैयार है, उसके बाद बजट राष्ट्रपति को दिखाया जाता है। किसको?
राष्ट्रपति को दिखा करके राष्ट्रपति की अनुमति ले ली जाती है और अनुमति लेते ही बना हुआ बजट संसद में क्या कर दिया जाता है, पेश कर दिया जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति मिलते ही बजट को संसद में क्या कर दिया जाता है, पेश किया जाता है। फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में वित्त मंत्री के द्वारा संसद में बजट को पेश किया जाता है। और जिस दिन बजट पेश होता है ना, उस दिन ढेर सारे डॉक्यूमेंट होते हैं बजट में। क्या होते हैं? बजट पेश करने का मतलब क्या हुआ? बजट पेश करने मतलब बजट के रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट को क्या करना, संसद के पटल पर रख देना। और डॉक्यूमेंट में कुल कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं? 9 प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। वित्त मंत्री बजट बना करके पर राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के जब बजट को संसद में पेश करती है तो बजट के अंतर्गत कुल कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट को रखती है? 9 प्रकार का डॉक्यूमेंट रखती है। सारे डॉक्यूमेंट एक लाल रंग के अटैची में लेकर वित्त मंत्री संसद में आता है। किस अटैची में? लाल रंग के अटैची में ढेर सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। और उसमें कुल कितने डॉक्यूमेंट? 9 डॉक्यूमेंट। पर ये कौन कौन डॉक्यूमेंट है? देख लिए डॉक्यूमेंट। पहला डॉक्यूमेंट है आयव्यय का विवरण। वित्त मंत्री जो फरवरी के अंतिम महीने में अटैची में लेकर बजट को, आप देखे होंगे कभी बजट, वित्त मंत्री अटैची लेकर घुसता है, उस लाल रंग का अटैची। तो अटैची में क्या लगता है? पैसा रहता है, डॉक्यूमेंट रखता है। कौन कौन डॉक्यूमेंट? पहला डॉक्यूमेंट क्या? और यह डॉक्यूमेंट अनुच्छेद 112 के तहत बनाए जाते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट रहता है अनुदान के लिए, अनुदान के लिए मांग। अनुदान के लिए मांग मतलब सरकार क्या क्या खर्च करना चाहती है वो बात इसमें लिखी होती है। अनुदान के लिए मांग मतलब सरकार कितना खर्च करना चाहती है। या अनुदान का मांग का मतलब हुआ कि संचित निधि होता है ना, संचित निधि से धन निकासी करवाने के लिए पहले सरकार को क्या पारित करवाना होता है। तो दूसरा डॉक्यूमेंट में क्या रहता है? अनुदान के लिए मांग। तीसरा में क्या रहता है? वित्त विधेयक। अब वित्त विधेयक क्या है? सरकार जो टैक्स वसूलती है वो टैक्स वसूलने का हकदार सरकार तब होगा जब सरकार संसद में क्या पारित कर ले? वित्त विधेयक। यानी वित्त विधेयक सरकार के आय पक्ष को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। वित्त विधेयक सरकार के आय पक्ष को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। मतलब सरकार जो विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के द्वारा पैसा उगाही करती है, तो सरकार प्रत्यक्ष कर तब वसूल सकते हैं या अप्रत्यक्ष कर तब वसूल सकते हैं जब वह संसद से कौन विधेयक पारित करवा ले? वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक इसीलिए पारित करवाए जाते हैं बजट के माध्यम से, बजट में, कि ताकि सरकार करों को क्या कर सके? वसूल कर सके। ये विधेयक पारित नहीं हुआ तो फिर सरकार कर वसूल नहीं कर पाएगा। तीसरा डॉक्यूमेंट क्या हुआ? वित्त विधेयक। चौथा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत आने वाले विवरण। 3 प्रकार का विवरण FRBM एक्ट के तहत 3 प्रकार के विवरण है ना जी। हालांकि ये विवरण नहीं रह सकता क्योंकि नई कमेटी बनी है, वो कहा कि एक्ट समाप्त कर दिया जाए, तो ये डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता है। 4 डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद प्राप्ति बजट क्या रहता है? अब देखिए, कहिएगा आय व्यय का विवरण तो यहां दे दिया गया है, तो
तो यहां आय व्यय का विवरण एक साथ है, एक फ्रेश रहना चाहिए, ठीक है, एक क्या रहना चाहिए, यानी एक डॉक्यूमेंट में सिर्फ प्राप्ति बजट सरकार ये बताए कि उन्हें कितनी आय की प्राप्ति हुई है, एकदम फ्रेश, ताकि संसद सदस्य आसानी से बजट को क्या कर सके, समझ सके। इसको पढ़ के संसद के सदस्य आसानी से नहीं समझ पाएंगे कि सरकार को कितना आय हुआ है और कितना। संसद सदस्य आसानी से सरकार के आय को और व्यय को समझ सके तो एक डॉक्यूमेंट रहता है प्राप्ति बजट का और दूसरा व्यय बजट का, ठीक है। सातवां, वित्त विधेयक लागू करने के लिए विवरण पत्र को मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी वित्त विधेयक सरकार क्यों लागू करती है कि ताकि वे करों को क्या कर सके, वसूल कर सके। वो वित्त विधेयक को किस प्रकार लागू करने वाली है, इसके लिए एक और डॉक्यूमेंट सरकार को बजट में लगाना पड़ता है। वित्त विधेयक तो डायरेक्ट विधेयक हो गया है, वित्त विधेयक में कौन सी महत्वपूर्ण बात है, वित्त विधेयक कैसे लगेगा, इसके लिए अलग से एक डॉक्यूमेंट सरकार को बजट में रखना पड़ता है। और इसका भी ध्येय यही है कि ताकि संसद सदस्य ये समझ सके कि वित्त विधेयक में सरकार क्या क्या किया है। कर के दर को तो बढ़ा तो नहीं दिया है, कर के दर को तो घटा नहीं तो दिया है, या किसी और नया कर तो लगा नहीं दिया है, क्योंकि कर के दर घटाने, कर की दर बढ़ाने, कर के दर कर आधार को बढ़ाने, कर के संबंध में सारा कुछ जो बातें होती है वो किस विधेयक में होती है, वित्त विधेयक में होती है। तो इस वित्त विधेयक में क्या क्या बातें हैं उसके लिए अलग से एक डॉक्यूमेंट रखना पड़ता है। और 8वां नंबर में एक किताब रखना पड़ता है जिसका नाम है बजट एक झलक। ये जनता के लिए रहती है, ठीक है, देश की जनता बजट को आसानी समझ सके, इसीलिए वित्त मंत्री बजट के साथ साथ एक और डॉक्यूमेंट रखता है बजट में, बजट एक झलक, यानी एक के बारे में सरसरी निगाह से बजट को देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। जैसे डायरेक्ट जनता तो उतना दिमाग लगाएगा, बजट एक झलक। अब देखिए जब भी बजट पेश होगा तो जितने भी पत्रिका है उसमें बजट आ जाते हैं, तो पत्रिका में जो छपते जैसे प्रतियोगिता दर्पण हुआ और जो भी करंट अफेयर वाले जो होते हैं, बजट होने के बाद उसमें बजट का ब्यौरा छपता है ना, तो मुख्यतः उसमें क्या छपा रहता है, बजट एक झलक। बजट एक झलक वाला डॉक्यूमेंट जनता के लिए है ताकि जनता भी समझ सके कि उनकी सरकार कैसी बजट पेश की। 7वां और 9वां डॉक्यूमेंट आता है आउट, और ये डॉक्यूमेंट नीति आयोग तैयार करता है। कितने, कौन तैयार करता है, तो वित्त मंत्री जो बजट पेश करने आते हैं दोस्तों, तो एक लाल रंग के अटैची में लेकर आते हैं। उस अटैची में कितने डॉक्यूमेंट होते हैं, यही 9 डॉक्यूमेंट होते हैं। कितने डॉक्यूमेंट, कौन कौन डॉक्यूमेंट हो गया क्लियर, आय व्यय का, अनुदान के लिए वित्त, FRBM एक्ट के तहत होने वाले प्राप्ति व्यय बजट, वित्त विधेयक लागू करने के लिए बजट एक, आउटकम कितने तरह का, 9 तरह का डॉक्यूमेंट हो गया। अब डॉक्यूमेंट का अलग अलग में होता है। यह डॉक्यूमेंट तो अनुच्छेद 112 के तहत संवैधानिक प्रावधान है, तो इसलिए यह डॉक्यूमेंट आता है। दूसरा डॉक्यूमेंट भी बहुत जरूरी है, अनुदान के लिए मांग, सरकार कितना खर्च करेगी इसके लिए उन्हें पहले अनुदान के लिए मांग को पारित करना पड़ता है। तीसरा वित्त विधेयक टैक्स को लागू करने के लिए, टैक्स वसूल करने के लिए। FRBM प्राप्ति और व्यय बजट जो है पहला का भी विस्तारित रूप है ताकि संसद सदस्य आसानी से बजट को, वैसे संसद बहुत इतना मूर्ख रहता है, जल्दी समझता नहीं है, ठीक है, लेकिन बजट पेश करने में पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि सब संसद सदस्य आसानी से बजट को पेश किए जाए। नहीं तो आय व्यय का विवरण एक साथ पेश कर दिए जाने के बाद बजट में ये डॉक्यूमेंट अलग से पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी ये अलग से पेश किया जाता है इसलिए कि संसद सदस्य को बजट को समझने में सहूलियत हो, क्योंकि अगर बजट को संसद के सदस्य ही नहीं समझेंगे तो जनता फिर क्या समझेगा।
और दूसरा बजट एक झलक वाला जो डॉक्यूमेंट होता है, यह डॉक्यूमेंट इसलिए होता है दोस्तों, यह डॉक्यूमेंट इसलिए होता है कि ताकि जनता बजट को आसानी से और एक ही नजर में पूरी बजट को समझ ले। और आउटकम बजट नीति आयोग बनने के बाद, तो दोस्तों बजट बन करके बजट पेश हो गया है। क्लियर? संसद में बजट क्या हो चुका है, कैसे कैसे बजट बन के पेश हुआ। क्लियर? बजट बनाने का दायित्व वित्त मंत्रालय पर किस पर? वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालय को सितंबर महीने फोन कर दिया कि क्या चाहिए, क्या क्या आपके पास आ रहा है, लिस्ट भेज दीजिए। सारा विभाग लिस्ट बनाकर अर्थात आय व्यय का सारा ब्यौरा वित्त मंत्रालय को नवंबर दिसंबर के बाद वित्त मंत्रालय बजट बनाने की तैयारी शुरू कर दिया। सभी विभागों के मांगों को देख करके वित्त मंत्रालय बजट बनाना शुरू करता है और प्रधानमंत्री के सलाह पर भिन्न भिन्न विभागों के जो मांग आए हैं उसको घटा सकता है, बढ़ा सकता है, दूसरे मांगों के साथ मर्ज कर सकता है। जब बजट बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है तो फिर उसे राष्ट्रपति को दिखाया जाता है, मंत्री परिषद के जो प्रमुख मंत्री है उसको दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए अभी बजट बनेगा तो अमित शाह भी देखेगा उसको, राजनाथ सिंह भी देखेगा, जो मंत्री परिषद का हाईलाइटेड या कद्दावर नेता है सबको बजट दिखाया जाता है। सबको नहीं दिखाया, नहीं कि सारा मंत्री को बजट दिखाया जाएगा, सिर्फ कद्दावर नेताओं को दिखाया जाता है। राष्ट्रपति को संस्तुति मिलते ही फरवरी माह के अंतिम महीने वित्त मंत्री बजट पेश कर दिया। अब बजट को किस रंग के अटैची में लाया जाता है, उसमें क्या होते हैं डॉक्यूमेंट, उसमें क्या होते हैं, कितने तरह के, 9 तरह के, और 9 तरह के डॉक्यूमेंट संसद के पटल पर रखते ही बजट बन करके पेश हो जाता है और बजट पहला चरण पार कर लेता है। अब बजट का दूसरा चरण स्टार्ट होता है, वो है बजट का वैधानिक। आइए दोस्तों, बजट बन के पेश हो गया ना, समझे नहीं इस बात को। अब बजट का क्या होगा, वैधानिकरण। क्लियर हो गया? अब देखिए कि बजट जिस दिन वित्त मंत्री के द्वारा पेश हुआ संसद में, तो उस बजट के 2 भाग होते हैं, बजट के भाग 1 और बजट का भाग बी। भाग ए में क्या रहता है, व्यय संबंधी ब्यौरा रहता है, और भाग बी में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर संबंधी प्रावधान होते हैं। वित्त मंत्री कुल 9 डॉक्यूमेंट के साथ संसद में बजट पेश कर दिया। अब पूरे डॉक्यूमेंट को अगर आप देखिए तो वो कितने भाग में बटा हुआ है, 2 भाग। एक भाग ए में क्या है, व्यय संबंधी, भाग बी में यानी बजट के जो भाग वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट पेश किया गया उसके जो भाग बी है उसमें प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर संबंधी प्रावधान है। क्या प्रावधान, कि कर को क्या जिस दर से चला रहा था उसी दर से चलाना है, या उसमें संशोधन करना है, या करों से संबंधित अलग विवरण बजट में रहता है जिसको भाग बी कहा जाता। भाग बी के लिए ही सरकार को क्या पारित करवाना पड़ता है, बजट के भाग बी के विवरणों को पारित करवाने के लिए सरकार को कौन विधेयक पारित चाहिए। लेकिन बजट जिस दिन पेश होता है उस दिन वित्त मंत्री केवल किस बजट को पढ़ता है, किस बजट को पढ़ता है संसद में। आप देखे होंगे कि जिस दिन बजट पेश होता है उस दिन
वित्त मंत्री बजट पढ़ते हैं, संसद में पढ़ते हैं ना, तो वास्तव में वो कौन भाग को पढ़ते हैं? ए को, बी को नहीं पढ़ते हैं। तो वित्त मंत्री का जो बजट का भाषण होता है, वास्तव में वे बजट के कौन से भाग होते हैं? ए होते हैं। अब देखे होंगे वे सिर्फ व्यय संबंधी ब्यौरा को पढ़ते रहते हैं। 1000 करोड़ कृषि मंत्रालय को दिया जाएगा, ये बनेगा, वो बनेगा, वो बनेगा, वो बनेगा। तो 2 भाग में बजट पेश होता है, लेकिन वित्त मंत्री अपने पूरे भाषण में केवल क्या पढ़ते हैं? भाग ए को पढ़ते रहते, बी को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, कारण कि समय पढ़ते रहेगा तो उतना समय है। ठीक है, तो भाग ए को पढ़ा। जिस दिन बजट पेश होता है संसद में, उस दिन सिर्फ वित्त मंत्री का भाषण चलता है और कोई संसद सदस्य सुनता नहीं है। सिर्फ वित्त मंत्री का भाषण चलता है, भाषण चलता है, भाषण चलता है, भाषण चलता है, और वित्त मंत्री बजट ए को पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। क्लियर हो गया? तो जिस दिन बजट पेश हुआ उस दिन सिर्फ क्या हुआ? उस दिन सिर्फ वित्त मंत्री का भाषण हुआ बजट संसद में, और भाषण में भी संसद वित्त मंत्री ने बजट के किस भाग को पढ़ा? ए को। ए में क्या रहता है? व्यय संबंधी। बी को पढ़ा नहीं जाता है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट संसद सदस्य को दे दिया जाता है कि देख लीजिए, कति ज्यादा हम क्या पढ़ेंगे, तो भाग ए को ही पढ़ा जाता है। उसके बाद जब भाषण समाप्त हो गया, पहला दिन सिर्फ क्या होता है? भाषण। अगले दिन के बाद, अगले दिन यानी कि जिस दिन बजट पेश हुआ उस दिन भाषण के साथ संसद की गतिविधियां समाप्त हो गई। अगले दिन अब उस बजट पर चर्चा शुरू होगा। क्या शुरू होगा? चर्चा। कुछ दिन तक बजट पर चर्चा होते ही संसद क्या हो जाता है? स्थगित हो जाता है कुछ 2-4 हफ्ते के लिए। क्लियर हो गया? कैसे कैसे हुआ देख लिए। बजट पेश होते ही वित्त मंत्री का भाषण शुरू होता है, और पहला दिन सिर्फ वित्त मंत्री भाषण देते रहते हैं, और भाषण में कौन पार्ट को पढ़ते हैं? जिस दिन बजट पेश होता है सिर्फ वित्त मंत्री का भाषण होता है और कुछ। अगले दिन उस बजट पर जो है बहस होती है। उस बजट पर क्या होती है? बहस कौन करते हैं? सत्ता और विपक्ष। सत्ता और कुछ दिन बहस चलता है, उसके बाद संसद 3 या 4 हफ्तों के लिए क्या हो जाती है? स्थगित हो जाती है। 3 या 4 हफ्तों के लिए क्या हो जाती है? स्थगित हो जाती है। 3 और 4 हफ्तों में जब स्थगित हो जाती है तो इसके बाद संसद में अस्थायी समिति बना हुआ है। क्या बना हुआ है? 1993 में बजट की जांच के लिए संसद में अस्थायी समिति की निर्माण किया गया। जब तक संसद स्थगित रहता है तब तक संसद का अस्थायी सदस्य सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट की क्या कर देता है? जांच करता है। क्या करता है? अस्थायी समिति का। संसद के अस्थायी समिति का काम है कि जब तक संसद स्थगित है तब तक बजट के अंतर्गत जो भी डॉक्यूमेंट पेश किए हैं उस डॉक्यूमेंट की पूरी तरह से जांच कर लेना, और कोई बात उसमें गलत लग रहा है तो उसे संसद सदस्यों को जाकर के बता देना। यानी अस्थायी समिति का काम है कि बजट का जांच करके जो बात है वो सभी संसद को क्या कर देना? बता देना। यही काम है अस्थायी समिति का। क्लियर हो गया? समझ गए? इतना तक समझ गए? बजट बना के इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब बजट का वैधानिकरण हो रहा है तो बजट पेश हो गया। जिस दिन पेश हुआ उस दिन वित्त मंत्री सिर्फ भाषण दिया और कुछ। भाषण में वे बजट के केवल किस भाग को पढ़े? बी को पढ़ा। बजट का भाषण होने के बाद अगले दिन बजट पर बहस शुरू होती है। क्या शुरू होती है? बहस किसके बीच? सत्ता पक्ष और। कुछ दिन बहस चलता है, उसके बाद संसद 3 और 4 हफ्तों के लिए स्थगित हो जाता है। संसद जब तक स्थगित रहता है तो संसद में बजट की जांच करने के लिए क्या बनी हुई है? अस्थायी समिति बनी हुई है। अस्थायी समिति को 1993 में पहली बार बनाया गया। कब बनाया गया? अस्थायी समिति का काम है, अस्थायी समिति का काम है बजट के सारे डॉक्यूमेंट को चेक करके सभी संसद सदस्य के उनके बारीकियों को बता देना, क्योंकि बजट में बहुत बारीकियां होती है, संसद सदस्य उसे ठीक तरह से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए अस्थायी समिति बनाई गई है संसद में, ताकि वे बजट की जांच करके सही सही बात संसद सदस्यों को बता सके कि आगे चलकर उन बजट पर व्यापक भाषण या व्यापक बहस हो सके। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना?
अब बहस के साथ साथ जैसे ही अस्थायी समिति जांच कर लिया, उसके बाद और बहस तगड़ा हो रहा है, और उसी बहस के दौरान अब सरकार संसद के सामने क्या रख देती है? अनुदान के लिए मांग रख देती है। अनुदान के लिए मांग में टोटल कितना मांग होती है? 109 मांगे होती है। और रेल मंत्रालय के कुल कितने मांगे होती है? एक बात समझ गए? संसद स्थगित हुआ, फिर अस्थायी समिति ने बजट की जांच की, अस्थायी समिति बजट की जांच करके संसद सदस्यों को बताया, अब फिर बहस संसद बजट पर क्या है? चालू है। उसी बहस के दौरान अब सरकार संसद में क्या रख दिया? अनुदान के लिए मांग। यानी कि इसमें वो मांगे होती है जो सरकार को अपने नागरिकों के लिए पूरा करना है। ठीक है, जैसे सड़क बनाने का, यानी सड़क बनानी है तो एक मांग ये रहती है कि नेशनल हाईवे के लिए 4000 करोड़ पूरी हो। तो टोटल कितना मांग? यानी 109 तरह की मांगे होती है, और रेलवे के लिए अलग से 32 मांगे होती है। तो टोटल 109 प्लस 32 जोड़ दीजिए, 141। तो बजट पर बहस के दौरान सरकार यानी कि सत्ता पक्ष 141 मांगे पूरी करने के लिए संसद से अनुमति लेती है। अब संसद क्या करती है? एक एक करके मांगों पर बहस करती है। मान लीजिए नेशनल हाईवे बनाने के लिए 4000 करोड़ की मांग है, एक मांग ये है, तो उस पर बहस चल रहा है। ठीक है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि नेशनल हाईवे बनेगा ही बनेगा, विपक्ष अब कह रहा है कि नहीं बनने देंगे। ठीक है, तो यही बात जोड़ तोड़ के बहस चलते रहता है। उसके बाद सभी मांगों पर क्या होता है? बहस चलता है। सभी मांगों पर व्यापक बहस चलते रहता है, बहस चलते रहता है, बहस चलते रहता है। सभी मांगों पर व्यापक बहस चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। और जब बहस पूरी हो जाती है तो उसके पास विपक्ष के द्वारा क्या लाया जाता है? कटौती प्रस्ताव। अनुदान के मांग पर चर्चा के बाद विपक्ष के द्वारा क्या लाया जाता है? कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के होते हैं। एक नीतिगत कटौती, और दूसरा आर्थिक कटौती, और तीसरा सांकेतिक कटौती। ठीक है, अनुदान के मांग पर बहस होने के बाद विपक्ष क्या लाता है? कटौती प्रस्ताव। और ये एक ऐसा प्रस्ताव है जो कभी पास नहीं होता है। विपक्ष कटौती प्रस्ताव इसलिए लाता है कि उसका मतलब होता है कि हम सरकार की इस बजट से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, सरकार अपने बजट में संशोधन करे। और कटौती 3 तरह, और सारे कटौती का उद्देश्य सिर्फ आलोचना करना है, वास्तव में कटौती नहीं करना है। विपक्ष के द्वारा जो कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं सिर्फ किसके लिए लाए जाते हैं? आलोचना के लिए। इसका वास्तविक कोई अर्थ और न ही यह प्रस्ताव पारित होता है। यह प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार गिर गया। लेकिन फिर भी अनुदान के मांग में कोई गलतियां है तो उस ओर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए विपक्ष लाता है क्या? तो विपक्ष के कटौती प्रस्ताव लाने का उद्देश्य होते हैं कि हम बजट के अनुदान के मांगों से संतुष्ट नहीं है, इसमें संशोधन होना चाहिए। या दूसरा कि अनुदान के मांग जो हैं वह पूरी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुकूल नहीं है, इसलिए इसमें कटौती किया जाए। तीसरा, हम इस बजट से संतुष्ट नहीं है, हम आलोचना करना चाहते हैं और हमारे पास तर्क है कि हम कटौती प्रस्ताव लाएंगे। कटौती प्रस्ताव कितना? नीतिगत कटौती का मतलब होता है कि जितना रुपया है ना उसमें 1 रुपया काट लिया जाए। ठीक है, जितना भी पैसा 47,000 करोड़ है तो उसमें 1 रुपया काट लेंगे। बोले ना, इसका उद्देश्य सिर्फ क्या है? आलोचना करना। तो नहीं कुछ करेंगे कटौती, तो कम से कम 1 रुपया तो करेंगे। ठीक है, तो 1 रुपए के कटौती को क्या कहते हैं? लेकिन यह भी होती नहीं है।
ठीक है। लेकिन जब विपक्ष देख लेता है कि सब कुछ सही है तो भी रखता है क्या, नीतिगत कटौती। ना 1 रुपया ज्यादा है उसको कम कीजिए आप। तो यह सिर्फ एक आलोचना है, ठीक है, कि सब कुछ सही है फिर भी विपक्ष कहेगा कि नहीं सब कुछ तो सही है, 1 रुपया ज्यादा है, इसको काटो, कम करो। यह हुआ नीतिगत कटौती। लेकिन यह कटता, कोई भी कटौती प्रस्ताव पास नहीं होता। एक होता आर्थिक कटौती। आर्थिक कटौती का मतलब है कि विपक्ष को लग रहा है कि कोई अनुदान की मांग पूरी होने से अर्थव्यवस्था पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। यह कटौती सबसे बड़ी कटौती होती है। लेकिन कटौती प्रस्ताव तो पास होना ही नहीं है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सांकेतिक कटौती का मतलब होता है कि अनुदान का मांग जितना है उसमें 100 रुपया कम किया जाए। नीतिगत कटौती में कितना रुपया, सांकेतिक कटौती में 100 रुपया कम जाए। आर्थिक कटौती में भारी भरकम राशि काटने के लिए कही जाती है, लेकिन कोई भी कटौती प्रस्ताव पास होता नहीं है। उसके बाद दोस्तों अनुदान के मांग पर कटौती प्रस्ताव हो गया, बहस हो गया। अब अनुदान के मांग पर मतदान शुरू होता है संसद में। क्या शुरू होता है? और सारे अनुदान के मांग पर मतदान कितने दिन में समाप्त होनी चाहिए? 26 दिन में। 26 दिन। और टोटल कितना मांग है? 109 अब 32 141 ने हुआ। 141 मांग पर बहस हो गई, कटौती प्रस्ताव पेश कर दिए गए। अब प्रत्येक अनुदान के मांग पर क्या होगी? वोटिंग होगी। क्या होगी? वोटिंग होगी। संसद सदस्यों में क्या होगी? वोटिंग होगी। और वोटिंग के लिए कितना दिन? 26 दिन। अब वोटिंग में सरकार ही जीतेगा, सत्ता पक्ष ही जीतेगा, क्योंकि वो सत्ता पक्ष है, उनके संसद सदस्य ज्यादा है तो वो बिल्कुल सारे वोटिंग पास करवा लेंगे। और 26 दिन में सारे अनुदान के मांग को पूरा करवाना होता है। इसीलिए 26वां दिन अगर ढेर सारे अनुदान के मांग बच गया है तो अंतिम दिन सारे अनुदान के मांग को एक ही साथ मतदान करा करके क्या कर दिया जाता है? पारित कर दिया जाता है। दोस्तों क्लियर हो गया? सरकार ने क्या किया संसद में? देखिए बजट का वैधानिकरण को एक बार फिर से समझिए। सरकार ने बजट पेश किया, भाग ए भाग। वित्त मंत्री ने भाग ए को पढ़ा और भर दिन पढ़ते रहा। भर दिन पढ़ करके जिस दिन बजट पेश हुआ उस दिन और कुछ, अगले दिन बजट पर क्या शुरू हुआ? बहस। कौन करेगा? सत्ता पक्ष। और लगातार बहस चलता है। उसके बाद 3 से 4 हफ्तों के लिए संसद क्या हो जाता है? 3 से 4 हफ्ते के दौरान संसद की अस्थायी समिति बजट की जांच करके उनके बारीकियों को संसद सदस्य को बताते हैं। और उसके बाद शुरू होती है अनुदान के मांग। उसके बाद शुरू होती है अनुदान की मांग में कुल 109 मांगे सरकार करती है। और रेलवे मंत्रालय का कितना? 32 मांगे। का मतलब है कि हमें खर्च करने की अनुमति संसद दे। जैसे हमें 4000 करोड़ का नेशनल हाईवे बनाना है तो वही हो गया अनुदान की मांग। तो जो भी अनुदान की मांग है, सरकार जो भी खर्च करना चाहती है वो बजट के, वो संसद से पारित होने के बाद। तो अस्थायी समिति की जांच हो गई है। उसके बाद अनुदान का मांग रख दिया। अनुदान के मांग पर व्यापक बहस होती है। हर एक अनुदान के मांग पर अलग अलग बहस होती है। बहस पूरी होने के बाद विपक्ष के द्वारा क्या लाया जाता है? कितने प्रकार के? कोई भी कटौती प्रस्ताव पारित नहीं होता है। और कटौती प्रस्ताव लाने का एकमात्र उद्देश्य कि हम सरकार के सत्ता पक्ष के बजट से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। कटौती प्रस्ताव कितने तरह के? कटौती प्रस्ताव गिर जाने के बाद अब सरकार जो है अनुदान के मांग पर संसद में वोटिंग करवाती है। अनुदान के मांग पर वोटिंग के लिए कितना दिन? 26 दिन में सारे अनुदान की मांग पर वोटिंग हो जानी चाहिए। अंतिम दिन अगर ढेर सारा बचा हुआ तो अंतिम दिन सारा एक के साथ वोटिंग हो जाता है। और इस वोटिंग में भी सत्ता पक्ष की हमेशा क्या होती है? जीत होती है। क्लियर हो गया? अनुदान के मांग कंप्लीट हो चुका है। यानी सरकार ने जो अनुदान का मांग रखा है, सरकार ने जो अनुदान का, अब वो संसद से उसकी अनुमति मिल गई है सरकार को। संसद ने सरकार को कह दिया कि जो भी अनुदान का मांग है वो हम मान रहे हैं, चलिए अब आप अनुदान के मांग को पूरी करिए। जैसे अनुदान की मांग वोटिंग के द्वारा संसद में पारित हुआ, उसके तुरंत बाद सरकार कौन सा विधेयक लाती है? विनियोग विधेयक। जैसे ही अनुदान का मांग पूरा होता है सरकार तुरंत कौन विधेयक लाती है?
विनियोग विधेयक। ठीक है, अब यह विधेयक क्या है? अनुदान के मांग को पूरी कर, अनुदान की मांग जो सरकार का स्वीकृत हुआ है संसद के माध्यम से, अब उसका पूरा करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा कब निकलेगा? विनियोग विधेयक पारित होने के बाद। अब देखिए, यह विधेयक भारत सरकार को संचित निधि से धन निकालकर अनुदान की मांग को पूरी करने की शक्ति देता। जैसे ही अनुदान के मांग पर बहस हो गया, कटौती प्रस्ताव गिर गया और फिर वोटिंग भी हो गया, उसके तुरंत बाद सरकार क्या लगता है? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक इसलिए पारित किया जाता है कि ताकि सरकार संचित निधि से धन को क्या कर सके? बिना विनियोग विधेयक पारित करे सरकार संचित निधि से धन नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो खर्चा जैसे राष्ट्रपति के वेतन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, यानी कि संवैधानिक पद पर जो खर्चा होगा उस खर्चा के लिए संसद से अनुमति लेने की जरूरी नहीं है। लेकिन अनुदान की मांग में जितना खर्चा होगा वो पैसा संचित निधि से आप तभी निकाल सकते हैं जब सरकार क्या पारित करवा ले। तो अनुदान के मांग पूरी करते ही सरकार क्या लाया? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक पारित करने का उद्देश्य क्या होता है? कि विनियोग विधेयक पारित करने का उद्देश्य है कि अनुदान की मांग जिसकी स्वीकृति संसद के द्वारा मिल चुकी है उसको पूरा करने के लिए संचित निधि से धन निकाले। अर्थात जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा संसद संचित निधि से धन को निकाल नहीं सकता है। तो यह विधेयक उसके बाद पारित करवाया जाता है। यह विधेयक पारित होना ही होता है। अगर यह विधेयक पारित नहीं हुआ सरकार क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो जैसे यह विधेयक पारित हुआ, अनुदान की मांग की स्वीकृति मिली हुई है, यह विधेयक पारित हुआ, सरकार को संचित निधि से धन निकालने का पूरा शक्ति प्राप्त हो गया। अब सरकार संचित निधि से धन निकालकर अपने अनुदान की मांगों को क्या कर रहा है? पूरा करने का योग हो जाता है। क्लियर हो गया? उसके बाद विनियोग विधेयक अगर न पारित हो तो क्या होगा? तो इसके लिए 3 है। एक है लेखा अनुदान, और दूसरा है अनुदान, और तीसरा है लेखानुदान, अनुदान, और तीसरा क्या है? देखो, हाँ, अनुपूरक सप्लीमेंट्री ग्रांट, अनुपूरक अनुदान है। अनुपूरक अनुदान एक ध्यान दीजिए, संचित निधि से धन तभी निकलेगा जब क्या पारित हो? बिना विनियोग विधेयक संचित निधि से पारित, बिना विनियोग विधेयक पारित हुए संचित निधि से एक भी पैसा भारत सरकार, सिर्फ वही पैसा संचित निधि से निकलेगा जिसका खर्च संविधान पर भारित है, संचित निधि पर भारित है। जैसे राष्ट्रपति का वेतन भत्ता हो गया, उपराष्ट्रपति के वेतन पेंशन हो गया। तो जो खर्च संचित निधि पर भारित है सिर्फ वही खर्च निकलेगा। बाकी कोई भी खर्च के लिए सरकार को कौन विधेयक पारित होना चाहिए? तो विनियोग विधेयक अगर पारित ना हो तो 3 प्रकार की विशेषता, लेखानुदान, अनुदान और अनुपूरक। अब लेखानुदान क्या है? लेखानुदान का मतलब है कि सरकार को खर्च करना जरूरी है, लेकिन विनियोग विधेयक पारित होने में अभी समय लगेगा। तो सरकार विनियोग विधेयक को पारित होने में समय लगवाने लगेगा, यानी सरकार को लग रहा है कि विनियोग विधेयक पारित होने में अभी लंबा समय लगेगा, लेकिन खर्च करना हमें बहुत जरूरी है, तो वो उसके जगह क्या ला सकती है? लेखानुदान। अनुदान का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि हमने बजट बनाया लेकिन अचानक कोई राष्ट्रीय विपदा आ गई, जैसे कोरोना आ गया, कोरोना में सरकार खर्चा करेगा, इसका तो बजट में उल्लेख नहीं था। तो अगर कोई अचानक कोई परिस्थितियां आ गई पैसा खर्च करने के लिए, तो उसके लिए कौन सी व्यवस्था है? उसके लिए सरकार संसद से अनुदान पारित करवाती है।
अब बिन अनुपूरक अनुदान का मतलब हुआ कि हमने अनुदान के मांग में मांग किए थे कितना 4,000 करोड़ का, लेकिन अचानक उसका खर्च बढ़कर क्या हो गया 5,000 करोड़। तो तत्काल उस राशि को पूरा करने के लिए कौन विधेयक अनुपूरक करना, यानी कि हमने बजट में जो प्रावधान किए थे जितने पैसों का, अचानक उससे अधिक खर्चा हमें करना पड़ जाए तो उसके लिए कौन विधेयक चाहिए, उसके लिए क्या पारित करवाना है संसद से। तो लेखानुदान तब होता है जब विनियोग विधेयक पारित होने में लेट लग सकता है और सरकार को खर्च करना बहुत जरूरी है, तो उस स्थिति में क्या पारित होता है। उसके बाद अचानक कोई राष्ट्रीय विपदा आ जाए, उसके में सरकार को खर्च करना पड़े, तो उसके लिए क्या, यह सब संसद से पारित होता है। और अनुपूरक अनुदान का मतलब हो गया कि हमने जितने बजट प्रस्तावित किए थे उससे ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, तो उस रेस्ट पैसे की भरपाई के लिए संसद से क्या पारित करवाती है सरकार, अनुपूरक अनुदान। विनियोग विधेयक पारित हुआ, सरकार संचित निधि से धन निकालना शुरू किया और खर्च करना चालू किया। विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा तो तब क्या लाना पड़ेगा सरकार को, लेखानुदान। कोई राष्ट्रीय आपदा या अचानक खर्च करना पड़े तो, और खर्च करने के लिए जो राशि निर्धारित की गई है उससे ज्यादा खर्च हो जाए तो। चलिए विनियोग विधेयक पारित हो गया। अब आइए भाग बी में, उसके बाद सरकार कौन विधेयक पारित करता है, वित्त विधेयक। विनियोग विधेयक पारित होते ही सरकार संसद में क्या रखती है, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक क्या लगाने के लिए, कर लगाने हेतु। विनियोग विधेयक है खर्च करने के लिए, ठीक है। विनियोग विधेयक जो है वह सरकार को यह शक्ति देता है कि वह संचित निधि से निकालकर खर्च कर सकती है। अब वित्त विधेयक पारित हो जाने के बाद सरकार को यह शक्ति मिल जाएगी कि सरकार टैक्स वसूल कर सकती है। यानी विनियोग विधेयक वित्त विधेयक की प्रकृति दोनों एक दूसरे की क्या है, विपरीत है। जहां विनियोग विधेयक सरकार को खर्च करने की अनुमति देती है, तो वित्त विधेयक सरकार को वसूली करने की अनुमति देती है, मतलब टैक्स वसूल करने की अनुमति देती है। टैक्स वसूलने के लिए सरकार को कौन विधेयक पारित करवाना पड़ेगा, वित्त विधेयक। और संचित निधि से पैसा निकालकर खर्च करने के लिए कौन विधेयक पारित करना पड़ेगा, विनियोग विधेयक। तो बजट के माध्यम से कितने विधेयक रखे जाते हैं, वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक। का मतलब है संचित निधि से धन निकालकर क्या करना, खर्च करना। वित्त विधेयक का काम है टैक्स वसूल करना। टैक्स वसूलने की गारंटी सरकार को किस विधेयक पारित होने के बाद, संचित निधि से धन निकालने के लिए। क्लियर हो गया ना। यानी विनियोग विधेयक सरकार के व्यय पक्ष की पूर्ति करती है और वित्त विधेयक सरकार के आय पक्ष की पूर्ति करती है। तो विनियोग विधेयक पारित हो गया, उसके बाद सरकार क्या पारित करवाएगी। अब विधेयक पारित होने में कोई दिक्कत नहीं है, सत्ता पक्ष को पारित करवाना है, उसकी संख्या अधिक है और पारित होगा ही होगा, नहीं होगा तो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। विनियोग विधेयक पारित नहीं हुआ तो भी सरकार गिर जाएगी, वित्त विधेयक पारित नहीं हुआ तो भी सरकार गिरने जाएगी। आप दोनों विधेयक को समझे, वित्त विधेयक विनियोग विधेयक दोनों बजट में रखे जाते हैं, बजट के अंतर्गत आते हैं। जहां एक और वित्त विधेयक पारित करवाकर सरकार टैक्स वसूल करने की हकदार हो जाती है, ठीक उसी तरह विनियोग विधेयक पारित करके सरकार संचित निधि से धन निकालकर खर्च करने का हकदार हो जाता है। बजट बन गया, संसद में पेश हो गया और संसद की मान्यता मिल चुकी है। और 3 नंबर है बजट का क्रियान्वयन। और वित्त और विनियोग विधेयक पारित होते ही सरकार बजट को लागू कर देती है और उसके बाद कैगेनी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा बजट की क्या होती है, ऑडिट होती है। फिर आगे चलकर संसदीय समिति जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति की तहत बजट की लगातार और सालों भर जांच चलते रहती है और इस तरह से बजट कंप्लीट हो गया। क्लियर। एक बार पुनः देखिए बजट को, एक बार फिर सरसरी निगाह से बजट एक झलक। सितंबर महीने में वित्त मंत्रालय फोन किया सभी विभागों को कि जो कुछ मांग है भेज दीजिए चिट्ठी। नवंबर दिसंबर में सारे विभागों की मांग प्राप्ति। उसके बाद बजट भेजना चालू हुआ। बजट बनाकर फरवरी के अंतिम महीने में वित्त मंत्री के द्वारा बजट
बजट पेश करने के लाल लेटेची में जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद बजट की वैधानिकरण शुरू हो जाती है संसद में। पहला दिन बजट पेश होता है, वित्त मंत्री केवल भाषण देते रहते हैं और बजट के भाग ए को पढ़ते रहते हैं, बजट के भाग बी को नहीं पढ़ते। अगले दिन बजट पर बहस होती है, फिर 3-4 दिनों के लिए। अगले दिन कुछ दिन बहस होती है, फिर जो है संसद 3 से 4 हफ्तों के लिए स्थगित। जब तक बजट स्थगित रहता है, संसद की अस्थायी समिति बजट की जांच करके उनके बारीकियों को संसद सदस्यों को बताता है। फिर स्थगित होने के बाद जैसे ही संसद खुलता है, सरकार अनुदान की मांग संसद के समक्ष रखती है। अनुदान की मांग में 109 जनरल और 32 कुल 141 मांगे होती है। अलग अलग मांगों पर अलग अलग बहस होती है और अलग अलग अनुदान के मांगों पर अलग अलग बहस होने के बाद विपक्षी पार्टी के द्वारा कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। कितने तरह के कटौती प्रस्ताव का लाना सिर्फ आलोचना करना है, वास्तव में कटौती करना, और कभी भी कटौती प्रस्ताव पास होते ही नहीं है। कटौती प्रस्ताव के बाद पूरे फेल हो जाने के बाद तुरंत ही अनुदान के मांगों पर मतदान होती है और हर एक अनुदान के मांगों पर अलग अलग मतदान होती है और मतदान कुल केवल कितने दिनों तक चलती है? 26। अनुदान की मांग पर बजट पूरी हो जाने के बाद सरकार संसद में विनियोग विधेयक रखती है। विनियोग विधेयक पारित होने के बाद सरकार को अधिकार मिलता है कि वो संचित निधि से धन निकाल कर खर्च कर सके। विनियोग विधेयक पारित होते ही सरकार वित्त विधेयक को पारित करवाती है। वित्त विधेयक पारित होते ही सरकार को टैक्स वसूल करने की सारी शक्ति प्राप्त हो जाती है। अब टैक्स वसूलिए और संचित निधि से खर्चा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कुछ होने के बाद, अर्थात बजट पेश होने के बाद, विनियोग और वित्त विधेयक पारित होने के बाद सरकार अर्थात सत्ता पक्ष बजट का क्रियान्वयन अपने अधिकारियों के माध्यम से कर देते हैं। फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा बजट की लगातार जांच होती है। इसके अलावे बजट की जांच होती है कि सरकार का आय और व्यय सही है कि नहीं। उसके बाद कई समितियां बनी हुई हैं, ठीक है, और जो संसद के अंतर्गत कई समितियां बनी है जो सालों भर बजट की जांच करते रहते हैं और कोई भी उसमें खामियां निकलती है तो उसको वे संसद के पटल पर लोकसभा अध्यक्ष के सामने रखते हैं और इस तरह से बजट बन करके संसद से गुजर करके भारतीय अर्थव्यवस्था पर लागू हो जाता है। दोस्तों, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? बजट समझ गए? विनियोग विधेयक पारित होने के बाद क्या होता है? विधेयक जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक, धन विधेयक। धन विधेयक आप पॉलिटी में पढ़िएगा, 2 विधेयक तो हम ही पढ़ा दिया आपको। वित्त विधेयक इसलिए पारित करवाना है कि ताकि टैक्स वसूल कर सके। विनियोग विधेयक इसलिए पारित करवाना ताकि संचित निधि से धन निकाल सके। क्लियर हो गया? ये दोनों ही विधेयक बजट के डॉक्यूमेंट के साथ ही रखे जाते हैं। एक हो गया धन विधेयक जो बीच बीच में कभी लाए जा सकते हैं राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। क्लियर? बजट हो गया। आइए नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए ऑनलाइन वाले दोस्तों बताइए अब क्या दिक्कत रह गया है। चलिए गुड मॉर्निंग की जगह गुड भोर हो रहा है। करे गुड भोर सर जी। टूलो तो चलिए मैसेज आया है फ्लैट RS10 कैशबैक।
क्या सब मैसेज आ रहा है? चलिए दोस्तों, अगले क्लास में क्वेश्चन करेंगे काहे ने निकल रहे हैं। बंद कीजिए।